हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसमें हमने कल पढ़ा था केस टेकिंग के बारे में। और केस टेकिंग एफोरिज्म 83 से 104 तक दिया गया है। सबसे पहले हमने देखा था केस टेकिंग क्या है, फिर डिस्कस किया था केस टेकिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स देखे थे केस टेकिंग के, फिर जनरल डायरेक्शन देखी थी। तो जनरल डायरेक्शन में अभी तक हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि जब पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली आए तब क्या है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस लेनी है। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका कि पेशेंट कमिंग फ्रॉम देयर अदर फिजिशियन। अगर पेशेंट कहीं किसी और फिजिशियन से मेडिसिन ले चुका है, उसके बाद आ रहा है, तब क्या करना है। तो पेशेंट कमिंग फ्रॉम देयर अदर फिजिशियन, व्हेन द पेशेंट कम फ्रॉम अदर फिजिशियन, जब पेशेंट दूसरे फिजिशियन के पास से आ रहा है तब सच केसेस मे बी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो 3 तरह की केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन द डिसीज इज ऑफ क्रोनिक कैरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट दिया है कि अगर डिसीज क्रोनिक कैरेक्टर की है। ये किसमें बताया, एफोरिज्म नंबर 91 में। तो सारे एफोरिज्म, अगर आप केस टेकिंग पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स से, तो आप सारे एफोरिज्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनकी लिंक, वो मैंने कवर कराए हैं। तो आप 83 से 104 तक सारे एफोरिज्म पहले जाके पढ़ लें, या फिर साथ साथ पढ़ते जाएँ जैसे एफोरिज्म आते जाएँ, तो उससे आपको अच्छे से समझ भी आएगा। हाँ, तो व्हेन द डिसीज इज ऑफ क्रोनिक कैरेक्टर, अगर क्रोनिक कैरेक्टर की डिसीज़ है तब क्या करना है। इफ़ इट बी अ डिसीज़ ऑफ रैपिड कोर्स, अगर डिसीज़ का कोर्स रैपिड है, बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रही है उसमें। इफ़ इट बी अ डिसीज़ ऑफ ऑबियस कॉज, या फिर जो डिसीज़ है उसका कॉज बहुत ज़्यादा ऑबियस है, तब क्या करना है। व्हेन द डिसीज इज ऑफ क्रोनिक कैरेक्टर, अगर डिसीज क्रोनिक कैरेक्टर की है, द सिम्टम्स एंड द फीलिंग ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन डू नॉट फर्निश द प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज। जो सिम्टम्स हैं और जो फीलिंग्स हैं पेशेंट की ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन, मतलब अगर फिजिशियन, जब डिसीज़ क्रोनिक कैरेक्टर की है तब क्या होगा, जो सिम्टम्स हैं या जो फीलिंग है पेशेंट की, वो प्रीवियस कोर्स ऑफ जो मेडिसिन है, मतलब जो सबसे पहले उसको जो सिम्टम्स आए हैं उसका जो उसने ट्रीटमेंट लिया है, डू नॉट फर्निश द प्योर पिक्चर। उसकी वजह से क्या होगा, जो प्योर पिक्चर ऑफ डिसीज़ है वो नहीं है। अभी क्या है, क्रोनिक डिसीज़ है तो पहले कोई और बीमारी हुई होगी, उसकी दवाई ली होगी, फिर दिक्कत और बड़ी होगी, फिर उसकी दवाई ली या फिर छोड़ दिया, फिर अब कोई दिक्कत आई है, तो प्योर पिक्चर तो नहीं मिल पाएगी डिसीज़ की। दो सिम्टम्स and ailments which he suffered from before the use of medicine or after they had been discontinued for several days give the true fundamental idea of original form of disease, and these especially the physician must take note of। अब जो सिम्टम्स और एलिमेंट्स हैं जिससे उसे पहले सफ़र किया है, मतलब उसने मेडिसिन यूज़ करने से पहले उसे जो दिक्कत आई थी और आफ्टर उसके बाद क्या दिक्कत आई हैं, दे हैव बीन डिसकन्यू, मतलब जब उसने दवाइयाँ बंद कर दी बहुत दिन तक तब क्या दिक्कतें आई, तो अब हमें वो नोट करनी है, क्योंकि वही हमें क्या देंगी, ट्रू फंडामेंटल बेस आइडिया देंगी, बेस देंगी हमें, मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिसीज़ को जानने के लिए ज़रूरी होंगे, और उन्हीं को क्या करना है, फिजिशियन को नोट करना है। तो उधर लिखा है द ओरिजिनल डिसीज पिक्चर इज़ टू बी ऑब्टेन। जो ओरिजिनल डिसीज पिक्चर है उसे ऑब्टेन करना है, उसे निकालना है कैसे, बाय रेफरिंग टू द ओरिजिनल सिम्टम्स, ओरिजिनल सिम्टम्स से रेफर करके, अपीयरिंग बिफोर टेकिंग मेडिसिन और आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग इट फॉर सेवरल डेज, मतलब दवाई लेने से पहले क्या सिम्टम्स थे और दवाई जब बंद कर दी तो उसके कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों बाद जो सिम्टम्स आए वो। सो व्हेन द डिसीज इज ऑफ क्रोनिक कैरेक्टर एंड द patient has been taking medicine up to time he is seen, the physician must take the following measures। तो जब डिसीज़ क्रोनिक कैरेक्टर की है और जो पेशेंट है वो मेडिसिन ले रहा है, मतलब हैज़ बीन टेकन मेडिसिन अप टू द टाइम ही इज सीन, मतलब जब से उसने बीमारी देखी और उसने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी, द फिजिशियन मस्ट टेक द फॉलोइंग मेजर्स। तो उसे क्या क्या मेजर्स लेने हैं फिजिशियन को। द फिजिशियन में लीव हिम सम डेज क्वाइट विदाउट मेडिसिन, फिजिशियन को उसे कुछ दिन बिना दवाई के छोड़ देना है, और इन द मीन टाइम एडमिनिस्टर समथिंग ऑफ एन अनमेडिकल नेचर प्लेसिबो, और कुछ टाइम के लिए या फिर उसे क्या करना है, कुछ टाइम के लिए उसे प्लेसिबो दे देनी है, जिससे क्या होगा, पेशेंट को भी लगेगा कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे पेशेंस रहेगा थोड़ा, और दूसरी चीज़ क्या होगी, जो ओरिजिनल फॉर्म है, प्योर पिक्चर है डिसीज़ की, वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद बताया है द फिजिशियन शुड टेक अप द केस आफ्टर सब्सिक्वेंट पीरियड फॉर द मोर प्रिसाइज स्क्रूनिटी ऑफ द मॉर्बिड सिम्टम इन ऑर्डर टू ग्रेस्प in their purity the permanent uncontaminated symptoms of the old affection and to form a faithful picture of the disease। फिजिशियन को क्या करना है, केस टेकिंग करनी है, कब, एक सब्सिक्वेंट पीरियड के बाद, जब उसने छोड़ दिया प्लेसिबो के बाद, फिर उसे लगे जब कि सिम्टम्स आ रहे हैं पुरानी डिसीज़
की पिक्चर दिख रही है तो उसे क्या करना है, तब उसे जाके केस टेकिंग करनी है और जो मॉर्बिड सिम्टम्स हैं उनको बहुत अच्छे से नोट करना है, ताकि वो जो अनकॉन्टामिनेटेड सिम्टम्स हैं, मतलब जो ओल्ड अफेक्शन हुआ था उसके जो सिम्टम्स हैं जो बदले नहीं गए, जो वापस आ गए, मतलब उसे प्योर अगर वो लग रहे हैं, प्योरिटी दिख रही है उसे परमानेंट अनकॉन्टामिनेटेड सिम्टम्स को, तो उन्हें उसे क्या करना है, उन्हें नोट करना है, उन्हें ग्रेस्प करना है, उन्हें नोटिस करना है और क्या करना है, फेथफुल पिक्चर बनानी है, डिसीज़ की प्योर पिक्चर बनानी है, एक ट्रू पिक्चर बनानी है। सेकेंड पॉइंट दिया है, इफ़ इट बी अ डिसीज़ ऑफ रैपिड कोर्स, अगर ये डिसीज़ रैपिड कोर्स की है, ये किस में बताया, एफोरिज्म नंबर 92 में बताया है। इफ़ द डिसीज इज ऑफ रैपिड कोर्स, अगर डिसीज़ रैपिड कोर्स की है एंड इट्स सीरियस कैरेक्टर एडमिट्स नो डिले, और इसका कैरेक्टर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसमें कोई देरी नहीं हो रही है, एंड इफ़ द फिजिशियन कांट एसरटेन व्हाट सिम्टम्स वर प्रेजेंट बिफोर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन, और अगर जो फिजिशियन है वो निश्चित नहीं कर पा रहा है कि कौन से सिम्टम्स मेडिसिन देने से पहले प्रेजेंट थे, तो उसे क्या करना है, ही मस्ट डू द फॉलोइंग, क्या करना है, अ फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विद द ऑब्जर्विंग प्रेजेंट मॉर्बिड कंडीशन, तो उसे क्या करना है, उसे जो प्रेजेंट मॉर्बिड कंडीशन है उसी से ही काम चलाना है, उससे ही अपने आप को संतुष्ट करना है। दो इट मे बी ऑल्टर्ड बाई मेडिसिन, हो सकता है ये मेडिसिन के द्वारा ऑल्टर्ड हो, पर फिर भी उसे उसके बेसिस पे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। दस ही में एटलीस्ट फॉर्म अ जस्ट एप्रीहेंशन ऑफ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिसीज इन इट्स एक्चुअल कंडीशन, दैट इज टू से ऑफ द कंजॉइंट मैलेडी फाउंड बाय द मेडिसिन एंड ओरिजिनल डिसीज। मतलब अब क्या होगा कि ओरिजिनल डिसीज थी, फिर उसने मेडिसिन ले ली, अब कुछ और सिम्टम्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या एक कंजॉइंट मैलेडी बन गई, जो ओरिजिनल डिसीज़ थी उसकी पिक्चर प्लस जो मेडिसिन की वजह से जो सिम्टम्स आए उसकी पिक्चर मिलके, तो उससे क्या करना है, मतलब जो कंप्लीट पिक्चर मिल रही है उसे ही अप्रीहेंस करना है, उसी के बेसिस पे उसे काम करना है। विच फॉर्म द यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट ड्रग इज जनरली मोर सीरियस एंड डेंजरस दैट वाज द ओरिजिनल डिसीज़। हो सकता है कि मेडिसिन लेने से जो पिक्चर आई है और ओरिजिनल डिसीज़ से जो मिलकर दोनों की जो कंजॉइंट मैलेडी बनी है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट ड्रग्स लिए होंगे, एलोपैथिक मेडिसिन ली होंगी, और डेंजरस हो सकती है ओरिजिनल डिसीज से। हैंस डिमांड्स प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट एड, इसीलिए उसको क्या ज़रूरत है, उसको एक एफिशिएंट एड की ज़रूरत है, उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें दिया है द कंजॉइंट मेलेडी फॉर्म्ड बाय द मेडिसिनल एंड द ओरिजिनल डिसीज, दोनों से मिलकर जो कंजॉइंट मेलेडी है, जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी डिरेंजमेंट हैं, जो भी दिक्कत है, विल फॉर्म द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिसीज, वही क्या बनाएगी, कंप्लीट पिक्चर बनाएगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है जो ओरिजिनल डिसीज है उससे ज़्यादा खतरनाक हो कंजॉइंट मेलेडी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय द ट्रेसिंग आउट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज ही विल एबल टू कम्बैट इधर with a suitable homeopathic remedy so that the patient shall not fall a sacrifice to the injurious drug he has swallowed। फिर क्या करना है उसे, बाय द अब जब कंप्लीट पिक्चर बन गई, ट्रेस कर ली उसने डिसीज़ की, ही विल एबल टू कम्बैट इट, तो उससे क्या करना है, फिर उसको ख़त्म करना है, किससे, एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी देकर, जिससे पेशेंट को क्या लगे कि वो पेशेंट शैल नॉट फॉल अ सेक्रीफाइस, मतलब जिससे क्या हो कि जो पेशेंट है उसने जितनी दवाइयाँ ली हैं, जो ड्रग्स लिए हैं, इंजूरियस ड्रग्स लिए हैं, उनका शिकार ना बन जाए पेशेंट और उसकी लाइफ ना गवा दें हम। तो इसमें दिया है सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ कंजॉइंट टोटलिटी तो हम नहीं कर पा रहे, पर कंजॉइंट डिसीज़ है, कंजॉइंट मैलेडी प्रेजेंट है, तो हम कंजॉइंट टोटलिटी करेंगे। फिर इसका थर्ड पॉइंट था कि इफ़ अ डिसीज़ ऑफ ऑब्वियस कॉज, अगर डिसीज़ ऑब्वियस कॉज की है, इफ़ इट बी अ डिसीज़ ऑफ सम ऑब्वियस कॉज, कोई ऑब्वियस कॉज है, तो क्या करना है, इफ़ द डिसीज़ हैज़ बीन बॉट ऑन द शॉर्ट टाइम और इन केसेस ऑफ क्रोनिक अफेक्शन अ कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली, एक्यूट और क्रोनिक केसेस बाय सम ऑब्वियस कॉज, मतलब अगर शॉर्ट टाइम में डिसीज़ आ गई है, मतलब या फिर अगर क्रोनिक अफेक्शन का केस है तो प्रीवियसली, मतलब जो एक्यूट और क्रोनिक केस है उनमें ऑब्वियस कॉज प्रेजेंट है, देन द पेशेंट और हिज फ्रेंड व्हेन क्वेश्चन प्राइवेटली विल मेंशन इट ईदर स्पॉन्टेनियसली और व्हेन केयरफुली इंक्वायर्ड। मतलब अब क्या है, अगर हमें ऑब्वियस कॉज है, अगर उसका कोई प्रेजेंट है, चाहे वो एक्यूट केस हो चाहे वो क्रोनिक डिसीज़ हो, अगर हम पेशेंट या उसके फ्रेंड को प्राइवेटली क्वेश्चंस करेंगे और तो वो क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद आंसर्स दे देंगे, या फिर हमें उन्हें केयरफुली इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तो हमें उसके आंसर्स मिल जाएंगे, उसकी पिक्चर मिल जाएगी। एनी कॉजेज ऑफ द डिस्ग्रेसफुल कैरेक्टर विच द पेशेंट और हिज फ्रेंड डू नॉट लाइक टू कन्फेस एट लीस्ट not voluntarily, the physician must endeavor to elicit by skillfully framing his questions or by private information। अगर कोई भी ऐसा कॉज है जो डिस्ग्रेसफुल है, मतलब जिसे बताया नहीं जा सकता पब्लिकली,
जिसे बताने में शर्म लग रही है उसे या झिझक लग रही है, ऐसा अगर कोई कॉज है तो पेशेंट और उसके फ्रेंड्स कन्फेस नहीं करना चाहते तो क्या करना है फिजिशियन को, मतलब खुद से कन्फेस नहीं करना चाहते तो फिजिशियन को क्या करना है, स्किलफुली मतलब स्किल्स के थ्रू क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं जिससे वो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल सके। टू दीज बिलोंग पॉइजनिंग और अटेम्प्ट सुसाइड। अब उन ऐसे क्या डिस्ग्रेसफुल कैरेक्टर्स का कॉज हो सकता है, मतलब ऐसा क्या कॉज हो सकता है जिसमें ग्रेस नहीं है, मतलब जिसे बताने में शर्म आ रही है पेशेंट को या झिझक आ रही है। तो क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी जो कंप्लेन आ रही है शायद उसने कोई पॉइजन लिया हो उसके बाद आ रही हो, या उसने सुसाइड अटेम्प्ट की हो। ऑनेनिज्म की वजह से हो सकता है इंटेलिजेंस इन ऑर्डिनरी और अननेचुरली डिवॉचरी। अब बहुत ज़्यादा अननेचुरल या फिर ऑर्डिनरी डिवॉचरी में इन्वॉल्व हो बहुत ज़्यादा। एक्सेस इन वाइन, बहुत ज़्यादा वाइन टेक करता हो। कॉर्डियल्स, पंच एंड अदर आर्डेंट बेवरेजेस और कॉफ़ी, मतलब बहुत सा और कोई बेवरेजेस लेता हो जैसे कॉर्डियल्स। ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग जनरली और इन सम पर्टिकुलर फूड ऑफ अ हर्टफुल कैरेक्टर, या फिर बहुत ज़्यादा खा लिया हो या फिर कुछ ऐसा फूड ले लिया हो जो जिससे उसकी दिक्कत बढ़ गई हो, जिसका कैरेक्टर हर्टफुल हो, नुकसान पहुंचाने वाला हो। इन्फेक्शन विद वेनरल डिसीज़ और इच, कोई भी वेनरल डिसीज़ या फिर इच से इन्फेक्शन हुआ हो। अनफॉर्चुनेट लव, प्यार में धोखा मिला हो या फिर ब्रेकअप वगैरह हो गया हो। जेलिसी, बहुत ज़्यादा जेलिसी हो उसके अंदर। डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड, घर में कोई अंदरूनी कलेश चल रहा हो। वरी, कोई चिंता हो सकती है, कोई ग्रीफ, कोई दुख हो सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली मिसफॉर्चून, मतलब फैमिली का कुछ मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य ऐसा है जिसकी वजह से उसे दुख हो रहा है, मतलब किसी की डेथ हो गई या फाइनेंशियल लॉस हो गया एट्सेट्रा। मैल ट्रीटमेंट, किसी ने उसे बुरी तरह ट्रीट किया हो, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है तो ऐसे भी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। प्यार में धोखा मिलने पर कंप्लेंट्स आ जाती हैं। बीमार पड़ जाते हैं लोग, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ऑनेरिज्म की वजह से दिक्कत आ जाती हैं। सप्रेस फीलिंग ऑफ पिक्यूनरी नेचर, रिवेंज देखने को मिले। इंजोर्ड प्राइड, मतलब वही उसका गर्व खंडित हो गया हो, मतलब कोई इंसान बहुत ही घमंड या गर्व से रह रहा हो और फिर उसका सडनली ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर ली हो उसने कि उसका प्राइड इंजर्ड हो गया हो, तो भी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। सुपरस्टिशियस फियर, कोई भी सुपरस्टिशियस फीवर हो सकता है, भगवान से डर है, अल्लाह से डर है, या फिर भूत प्रेतों का डर है। हंगर हो सकती है। और एन इन्फेक्शन इन प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत आ गई तो उसे बताने में झिझक आएगी। रप्चर, अप्रोलैप्स एंड सो फोर्थ, कहीं रप्चर हो गया, वेजाइनल जब रप्चर हो गया या यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया या रेक्टम प्रोलैप्स हो गया तो उसे बताने में दिक्कत आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मिस हो गए हमसे, मतलब हमने पीछे से पढ़ा तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। पेशेंट कम फ्रॉम देयर अदर फिजिशियन, डिसीज़ क्रोनिक कैरेक्टर की है तो क्या करना है, रैपिड कोर्स है तो क्या करना है, और कुछ ऑब्वियस कॉज है तो क्या करना है। फिर उसके बाद समरी दी है तो हम समरी तो नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिया है व्हाट विल बी द हार्म इफ़ द फिजिशियन आस्क सजेस्टिव क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट जब डायरेक्टली आया है तब क्या करना था, हमें सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं करने थे, लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने थे। तो अब यहाँ पर बताया कि क्यों नहीं करने, क्या नुकसान है। If the physician asks suggestive question, the following will be the harm. सेक्शन 87 में बताया, एफोरिज्म नंबर 87 में बताया कि अगर फिजिशियन सजेस्टिव क्वेश्चन करेगा तो क्या नुकसान होंगे। दिस विल मिसलीड द पेशेंट टू गिव अ फॉल्स आंसर एंड अ फॉल्स अकाउंट ऑफ हिज सिम्टम्स। इससे क्या होगा, जो पेशेंट है, दिस विल मिसलीड द पेशेंट टू गिव अ फॉल्स आंसर, मतलब जो पेशेंट है उसे वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और एक गलत जवाब दे देगा। अगर हम उसे सजेस्टिव क्वेश्चन करेंगे कि बताओ तुम्हें मीठा पसंद है या खट्टा पसंद है, तो क्या होगा, अगर उसे कड़वा भी पसंद होगा ना तब भी वो खट्टे मीठे में से कि नहीं खट्टा तो नहीं पसंद, मीठा खा लेता हूँ, भले ही उसे मीठा बहुत कम पसंद हो, लेकिन वो सजेस्टिव आंसर है तो वो उसमें से एक आंसर ले लेगा। एंड अ फॉल्स अकाउंट ऑफ हिज सिम्टम्स, तो हमें उसके फॉल्स सिम्टम्स मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। इन सच केस द पेशेंट shall have to answer yes or no only, otherwise he may give a short answer either out of indolence or to please the physician। अब क्या होगा, ऐसे सजेस्टिव क्वेश्चन करेंगे तो या तो वो हाँ या ना में जवाब दे देगा या बहुत ही छोटा जवाब देगा। अगर वो इंडोलेंट पेशेंट है तो बहुत छोटा जवाब दे देगा, या फिर फिजिशियन को प्लीज़ करने के लिए छोटा जवाब देगा कि हाँ फिजिशियन खुश हो जाएगा कि इतनी बकवास नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल आंसर दे दिया। पर होगा क्या, हमारा जो केस है वो मिसलीड हो जाएगा।
सच आंसर इज समटाइम्स अनट्रू। ऐसे जवाब क्या होते हैं, कभी कभी असत्य होते हैं, अनट्रू होते हैं, हाफ ट्रू या फिर आधा सच होगा, और नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट या फिर एकदम सही नहीं होगा, सटीक नहीं होगा। मतलब दिस सॉर्ट ऑफ आंसर विल प्रोड्यूस अ फॉल्स पिक्चर ऑफ डिसीज एंड एन अनसूटेबल ट्रीटमेंट देन मस्ट रिजल्ट। अब क्या होगा, ऐसे आंसर्स से क्या होगा, एक फॉल्स पिक्चर मिल जाएगी डिसीज़ की, और उससे क्या होगा, अनसूटेबल रेमेडी प्रिस्क्राइब कर देंगे हम उसे, अनसूटेबल मेडिसिन, जिससे अनसूटेबल ट्रीटमेंट होगा। तो मतलब क्या है, फॉल्स पिक्चर ऑफ डिसीज़ हमें मिलेगी ओवरऑल, ये बताया। फिर क्या दिया है, स्कोप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इन होम्योपैथिक केस टेकिंग। होम्योपैथिक केस टेकिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप है। There is ample but limited scope of physical examination and laboratory investigation in homeopathic case taking as evidenced by the statement of Hahnemann in section 90 of Organon of Medicine where he states, मतलब कुछ स्कोप बताए गए हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का क्या यूज़ है, ये सब बताया है हैनीमैन सर ने। कौन से एफोरिज्म में, 90 एफोरिज्म में। उन्होंने क्या कहा है, ही देन मेक्स अ नोट ऑफ व्हाट ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व इन द पेशेंट। उन्होंने कहा है कि फिजिशियन को क्या करना है, जो भी उसने जो भी पेशेंट है उसे ऑब्जर्व किया है, अगर फिजिशियन ने जो भी ऑब्जर्व किया है उसे उसका नोट बनाना है, एंड एज सर्टेन हाउ मच ऑफ दैट वाज पेक्यूलियर टू द पेशेंट इन हिज हेल्दी स्टेट। और फिर ये देखना है कि उसकी जब वो हेल्दी स्टेट में था पेशेंट, अब तो वो डिसीज़ में है, तो अब तो उसने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स नोट कर लिए, लेकिन जब वो हेल्दी स्टेट में था तो कौन से पेक्यूलियर सिम्टम्स थे उनमें से, तो उसे ये भी ध्यान रखना है। Hence, the physician's observation play a great role in homeopathic case taking. Such observation include, तो फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं होम्योपैथिक केस टेकिंग में। अब उसके ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या आ सकता है, ऑब्जर्वेशन अबाउट द इंडिविजुअल पिक्यूलरिटी इन द मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इन डिसीज एंड इन हेल्थ। अब क्या है, उसे क्या करना है, इंडिविजुअल पेक्यूलियर सिम्टम्स देखने हैं मेंटल कंडीशन में, पेशेंट की डिसीज़ में और हेल्थी में। मतलब जब पेशेंट हेल्दी था तब कैसी थी उसकी मेंटल कंडीशंस, और जब पेशेंट डिसीज़ है तो कैसी है उसकी, मतलब जहनी हालत कैसी है उसकी। ऑब्जर्वेशन अबाउट द इंडिविजुअल पिक्यूलरिटी इन द फिजिकल स्टेट ऑफ पेशेंट इन डिसीज एंड हेल्थ। अब मेंटल स्टेट के साथ फिजिकल स्टेट भी देखना है, मतलब पहले कैसा था जब वो हेल्दी था, अब कैसा है जब वो डिसीज्ड है। दिस अगेन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट विच इंक्लूड इंस्पेक्शन, पैल्पिटेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आ जाएगा, इंस्पेक्शन करके देखेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा, पैल्पेट करके देखेगा, पैल्पेशंस, परकशन करेगा और ऑस्कल्टेट करेगा। ठीक है। All types of laboratory investigation which includes pathological, biochemical, radiological and bacteriological investigation etc. in order to diagnose the disease from nosological point। और क्या करना है, जितने भी टाइप के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनमें पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल, रेडियोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, वो सब करनी है ताकि वो डिसीज़ को नोसोलॉजिकल पॉइंट से डायग्नोज कर सके। बोथ ऑफ द अबव एग्जामिनेशन विल हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज विच हैज़ लिमिटेड बट इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो क्या होगा, जो भी एग्जामिनेशन है, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन दोनों हेल्प करेंगे किसमें, डायग्नोसिस में डिसीज़ की, जो कि लिमिटेड है, लेकिन उसका सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल है, और मैनेजमेंट करने के लिए, केस के लिए इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोग क्या करें, जब फर्स्ट लेक्चर ले लें, हमारा जो पेशेंट कमिंग डायरेक्टली वाला लेक्चर था, जब हम वहाँ तक पहुँच जाएं, उसके बाद पहले हम ये पढ़ लें, व्हाट विल बी द हार्म इफ फिजिशियन आस्क सजेस्टिव क्वेश्चन, और स्कोप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होम्योपैथिक केस टेकिंग। उसके बाद आप लोग पढ़ें कि पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन। तो फिर आगे वही बताया कि पेशेंट अगर अदर फिजिशियन से आएगा तो आपको कैसे केस लेना है, कि क्रोनिक कैरेक्टर की डिसीज़ है तो क्या करना है, सम ऑब्वियस कॉज है तो क्या करना है, ये सब क्रोनिक कैरेक्टर, रैपिड कोर्स और सम अदर कॉज, ऑब्वियस कॉज। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं, रिक्विसाइट एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस ऑफ फिजिशियन फॉर द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ केस ऑफ डिसीज़। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फिजिशियन में, ताकि वो केस को, जो डिसीज़ है उसकी ट्रू पिक्चर निकाल पाए, केस को अच्छे से इंडिविजुअलाइज कर पाए। द फिजिशियन शुड हैव द फॉलोइंग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन फॉर द इंडिविजुअलाइजेशन। कौन से एफोरिज्म में बताया, 83 ऑफ अ केस ऑफ अ डिसीज़। फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडिस,
प्रेजुडाइज्ड नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रेजुडाइज से फ्री होना चाहिए, मतलब जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अपने आप ही पेशेंट को देख के कोई धारणा ना बना ले। जब तक वो इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर लेता तब तक उसे कोई भी पेशेंट को लेकर मन में कोई धारणा नहीं बनानी है। साउंड सेंस होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए, बहुत जल्दी नोटिस कर ले, चीज़ों पर ध्यान दे, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए उसका, ऐसा साउंड सेंस होना चाहिए। अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। फिडिलिटी इन द ट्रेसिंग ऑफ पिक्चर ऑफ डिसीज़, पिक्चर ऑफ डिसीज़ को ट्रेस करने के लिए ट्रेस करना आना चाहिए उसे, बहुत परफेक्ट होना चाहिए उसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट इन केस टेकिंग, अब केस टेकिंग के टाइम पर पर्सनल हिस्ट्री क्यों ली जाती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। व्हेन वाइल इंक्वायरिंग इनटू द स्टेट ऑफ क्रोनिक डिसीज, जब हम क्रोनिक डिसीज़, जब बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, कोई क्रोनिक डिसीज़ है, उस स्टेज में अगर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, द पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ऑफ द पेशेंट with regard to his ordinary occupation, his mode of living, diet, his domestic situation and so forth, तो हमें सब कुछ नोट करना है। क्या क्या? कि उसके अभी के प्रेजेंट के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, क्या खाता पीता है, घर की हालात कैसे हैं, और भी चीज़ें। मस्ट बी वेल कंसिडर्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड टू एसर्टेन व्हाट देयर इज दैम दैट मे टेंड टू प्रोड्यूस द डिसीज़ और मेंटेन द डिसीज़, मतलब वो सारी चीज़ें नोट करनी है जो से लगता है कि ये डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं या मेंटेन कर सकती हैं। तो मतलब क्या है? टू फाइंड आउट द कॉज विच मे प्रोड्यूस एंड मेंटेन द डिसीज़, जो कॉज डिसीज़ प्रोड्यूस कर रहा है या मेंटेन कर रहा है उसे फाइंड करना है। इन ऑर्डर दैट बाय देयर रिमूवल द रिकवरी में बी प्रमोटेड, ताकि वो कॉज हटा दें हम और उससे क्या होगा? रिकवरी प्रमोट हो जाएगी। Why the minute peculiarities and lesser accessory symptoms in taking up a chronic case should be considered। अब जो छोटी छोटी पिक्यूलरिटीज़ हैं, छोटे छोटे पिक्यूलर सिम्टम्स हैं, या फिर जो एसेसरी सिम्टम्स हैं जिनकी कम वैल्यू है, लेसर हैं जो, तो उनको क्यों लिया जाता है क्रोनिक केस में? इन टेकिंग अप अ क्रोनिक केस द माइन्यूट पेक्यूलरिटीज़ मस्ट बी अटेंडेड, ये किस में बताया है? सेक्शन 94, यानी कि एफोरिज्म नंबर 94 में बताया है क्या क्या कारण है इसके। इन द डिसीज दे आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड लीस्ट रिजेंबल टू दोज ऑफ एक्यूट डिसीज। अब क्या है? क्रोनिक डिसीज में क्या है? वो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो अभी हमने देखा कि क्या क्रोनिक डिसीज़ में जो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं और जो लेसर एसेसरी सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट डिसीज़ से कम रिजेंबल करते हैं। तो हम उन्हें अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अच्छे से पिक्चर बना सकते हैं। दे कांट बी टू एक्यूरेटली नोटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली नोट नहीं किए जा सकते। द पेशेंट आर सो यूज टू देयर लॉन्ग सफरिंग्स दैट दे पे लिटिल और नो हीड टू द लेसर एसेसरी सिम्टम्स, मतलब क्या है? जो पेशेंट्स होते हैं उनको आदत हो गई है, बहुत टाइम से बीमार है, क्रोनिक डिसीज़ है, तो जो पेशेंट है वो क्या है? अब ओवरऑल देखें तो पेशेंट बहुत टाइम से सफ़र कर रहा है, उसकी बीमारी इतनी पुरानी हो चुकी है कि जो लेसर एसेसरी सिम्टम्स हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, और ध्यान दे रहा है तो हल्का फुल्का और उन्हें इग्नोर कर रहा है। तो फिजिशियन के लिए तो वो इम्पॉर्टेंट हो गए, तो उसे उन पर ध्यान देना है। अब वो एसेसरी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ऑफन वेरी प्रेग्नेंट विद मीनिंग, तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। वो जो एसेसरी सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मीनिंगफुल हो सकते हैं। मतलब प्रेग्नेंट होने का क्या मतलब है? कि वो प्रोमिनेंट हो गए, दिखने लग गए, तो कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। ऑफन वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ रेमेडी एंड रिगार्ड दैम एज, और बहुत ज़्यादा मतलब जो रेमेडी चूज़ करने में, रेमेडी के सिलेक्शन करने में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन ऑलमोस्ट एज हेल्थ, उसकी जो कंडीशन है उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं, एक आवश्यक हिस्सा हो सकते हैं हेल्थ जैसे। द रियल फीलिंग ऑफ विच दे हैव फॉरगटन इन देयर 15 and 20 ईयर्स ऑफ सफरिंग, जो इसकी वो रियल फीलिंग जो है 20 सालों से, अगर उनकी कोई बीमारी है, 15 साल से कोई बीमारी है, तो उसकी वो स्वस्थ शरीर की जो हेल्दी फीलिंग है वो तो वो भूल ही गए हैं, बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा आराम मिल जाता तो उन्हें लगता है कि अरे अब तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि उनकी क्रोनिक डिसीज़ है, 15 साल 20 साल से सेम बीमारी से ग्रसित हैं वो, तो उनको ध्यान ही नहीं जाता वो लेस एसेसरी सिम्टम्स पर भी। स्कार्सली बिलीव दैट दीज एसेसरी सिम्टम्स कैन हैव एनी कनेक्शन विद देयर प्रिंसिपल मेलेडी, और क्या होता है कि वो बहुत कम विश्वास कर पाते हैं कि जो एसेसरी सिम्टम है, जो वो
मामूली सा सिम्टम है, छोटा सा सिम्टम है, एसेसरी सिम्टम है, डिसीज़ के साथ आ रहा है, जो उसका उनकी प्रिंसिपल मेलेडी जो मेन दिक्कत है उससे कोई कनेक्शन भी हो सकता है। Why the hypochondriac patient describe their symptoms in an exaggerated form? जो hypochondriac patient हैं वो क्यों अपने symptoms को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं? The hypochondriac patient detail their symptom, ये किस में बताया? एफोरिज्म नंबर 96 में बताया। क्यों बताते हैं बढ़ा चढ़ा के? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होती है। इम्पेशेंट ऑफ सफरिंग, जो दिक्कत है उसके लिए इम्पेशेंट है, मतलब झेल नहीं सकते, उनकी जो पावर है वो इतनी कम है कि अगर उन्हें थोड़ी भी हो जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं। हैबिट ऑफ पोर्ट्रेइंग देयर सिम्टम्स इन टू विविड कलर्स, उनकी आदत है कि अपनी बीमारी को, अपनी दिक्कत को रंग बिरंगा करके बताने की, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा रंगीन, ऐसा लगे कि अरे सुन के मजा आ जाए, ऐसा वाला। टू इंड्यूस द फिजिशियन टू गिव दम रिलीफ, और ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए बता रहे हो कि अगर ज़्यादा सिम्टम्स बताऊँगा तो फिजिशियन दवाई दे देगा तो जल्दी आराम मिल जाएगा। वाई द इंडोलेंट पेशेंट डिटेल लेस, और इंडोलेंट पेशेंट कम क्यों बताते हैं? ये किसमें बताया? ये सेक्शन एफोरिज्म नंबर 97 में बताया है। क्यों? क्योंकि वो इंडोलेंस है, सुस्त है, कम बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। फॉल्स मॉडेस्टी, एक फॉल्स पिक्चर दिखाना चाहते हैं अपनी। अ काइंड ऑफ माइल्डनेस ऑफ डिस्पोजिशन एंड वीकनेस ऑफ माइंड, हो सकता है कि उनका डिस्पोजिशन ही माइल्ड हो या फिर माइंड वीक हो और मेमोरी वीक हो। रिफ्रेन फ्रॉम मैंशनिंग अ नंबर ऑफ देयर सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स को, इतना ज़्यादा सिम्टम्स को मेंशन नहीं करना चाहते हो, बचना चाहते हो उससे। डिस्क्राइब दैम इन वेग्यू टर्म्स, और उनको एक ऐसे शब्द में बताना चाहते हो जिससे वो भारी भरकम ना लगे। और कंसिडर सम ऑफ दैम टू बी ऑफ नो कंसिक्वेंस, और उन्हें लग रहा हो कि इसका तो कोई परिणाम ही नहीं है, ये तो सिम्टम यूजलेस है, तो इसलिए ना बताते हो। Why the physician should attach much credence particularly to the patient description of his suffering? The physician should listen particularly to the patient description. अब इसमें दिया है कि फिजिशियन उसके जो पर्टिकुलर जो डिस्क्रिप्शन होता है पेशेंट की सफरिंग का, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि फिजिशियन को क्यों सुनना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी सफरिंग सेंसेशन क्यों? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फिग्न डिसीज, मतलब अगर डिसीज नकली है, उसे लग रहा है कि वो ढोंग कर रहा है, तो ऐसे केसेस में नहीं। फिग्न डिसीज़ के बारे में बताया फॉरिज्म नंबर 89 में, पर बाकी केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। स्पेशली टू हिज ओन एक्सप्रेशन, जो पेशेंट के खुद के एक्सप्रेशन से स्पेशली उन्हें। इसमें क्या पॉइंट्स दिए हैं? द पेशेंट्स एंडिव्यूर्स टू मेक अस अंडरस्टैंड इन हिज एलिमेंट्स, अब पेशेंट क्या करता है? अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरी जद्दोजहद से हमें अपने एलिमेंट्स, अपनी सफरिंग को समझाने की कोशिश करता है, तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। इन द माउथ ऑफ हिज फ्रेंड एंड अटेंडेंट दे आर यूजुअली ऑल्टर्ड एंड एररनियसली स्टेटेड। 98 एफोरिज्म में बताया कि अगर फिजिशियन के जो फ्रेंड बता रहे हैं या फिर कोई और मेंबर बता रहा है तो क्या होगा? वो ऑल्टर्ड होगा, थोड़ा बहुत तो उसमें चेंज आएगा ही और एरर होगा उसमें। लेकिन अगर पेशेंट खुद बता रहा है तो वो एक्यूरेटेड बताएगा। What demand the investigation of the true complete picture and its peculiarities in chronic case? क्रोनिक केस में ट्रू कंप्लीट पिक्चर और उसकी पेक्यूलिटी क्यों डिमांड करते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी? तो इस सेक्शन 98 मतलब एफोरिज्म नंबर 98 में बताया स्पेशल सर्कमस्पेक्शन। स्पेशल सर्कमस्पेक्शन हो सके इसलिए टैक्ट, मतलब कंप्लीट नॉलेज मिल सके, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर की नॉलेज मिल सके। पेशेंस इन एन इमिनेंट डिग्री, अब जो पेशेंस इन एन इमिनेंट डिग्री, तो मतलब अगर हमें ट्रू कंप्लीट पिक्चर और उसकी पेक्युलरिटी चाहिए तो हमें स्पेशल सर्कमस्पेक्शन करना होगा, मतलब अच्छे से पूरा देखना होगा, उसे समझना होगा। टैक्ट, कंप्लीट नॉलेज चाहिए होगी। टैक्ट मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, ऐसे टैक्ट। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर की नॉलेज आनी चाहिए हमें। और पेशेंस इन एन इमिनेंट डिग्री, भरपूर पेशेंस होना चाहिए। वाई द केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिसीज आर ईजी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्रोनिक वन, जो एक्यूट डिसीज के केस टेकिंग है वो ईजी क्यों होती है क्रोनिक से? तो इसमें बताया क्यों होती है, रीजंस क्या दिए हैं, एक्यूट केसेस में क्या होता है, फिर क्रोनिक केसेस में क्या होता है। एक्यूट में पेशेंट का एडवांटेज क्या है? ऑल द फिनोमेना एंड डेविएशन फ्रॉम द हेल्थ ऑफ द पेशेंट हैज़ बीन रिसेंटली लॉस्ट। एक्यूट डिसीज़ है तो मतलब एक हफ्ते बीमारी हुई होगी, एक हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते या फिर 2 दिन 3 दिन, तो क्या होगा कि उसको जो भी डेविएशन हुआ है उसकी हेल्थ में, जो भी अंतर आया है, जो तो उसे सब पता होगा अच्छे से। दीज आर स्टिल फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ पेशेंट एंड हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड की मेमोरी में, अटेंडेंट की मेमोरी में या फिर पेशेंट की मेमोरी में फ्रेश होंगे सारे सिम्टम्स। दीज आर स्टिल कंटिन्यू टू बी नोवल एंड
स्ट्राइकिंग, अभी भी क्या होंगे, वो सारे सिम्टम्स फ्रेश हैं तो नोवल और स्ट्राइकिंग होंगे। और क्या होगा, हो सकता है कंप्लेंट्स अभी आ ही रही हों। दे आर फॉर द मोस्ट पार्ट स्पॉन्टेनियसली डिस्क्राइब टू द फिजिशियन। दे आर फॉर द, मतलब वो क्या होगा, इससे क्या होगा, वो फिजिशियन को स्पॉन्टेनियसली डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिजिशियन की एडवांटेज क्या है इसमें, अब एक्यूट केस में द चीफ सिम्टम्स स्ट्राइक अस एंड द बिकम्स एविडेंट टू द सेंसेस मोर क्विकली। जो एक्यूट डिसीजेज है उसके जो चीफ सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, दबे नहीं हैं, तो क्या होंगे, वो आसानी से हमें स्ट्राइक कर जाएंगे, हमें दिख जाएंगे और एविडेंट होंगे हमारे सेंसेस से, मतलब हम उन्हें नोटिस कर पाएंगे। एज एवरीथिंग इज सेल्फ एविडेंट द फिजिशियन हैज़ मच लेस टू इंक्वायर इन्फो। अब सब कुछ सेल्फ एविडेंट है, खुद ब खुद सामने रखा हुआ है, तो उसके लिए ज़्यादा इंक्वायरी नहीं लगेगी। मच लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिसीज। डिसीज पिक्चर को ट्रेस करने के लिए बहुत कम वक्त लगेगा। इन क्रोनिक डिसीज, अब क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, जबकि इट इज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से डिसीज प्रोग्रेस कर रही है तो बहुत सारे सिम्टम्स दब गए हैं। सिम्टम्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू बी सर्टेन। तो जो सिम्टम्स हैं वो डिफ़िकल्ट हो गए हैं उन्हें निश्चित करना कि ये ऐसा ही था या फिर ये ऑल्टर हुआ है, तो इसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।